नमस्कार। धीरेन्द्र पुंडीर ऑफिशियल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। इतिहास में वो तारीखें लोगों को याद रह जाती हैं जिस दिन बड़े फैसले हुए होते हैं। मसलन 4 जुलाई लोगों के जहन में है कि उस दिन अमेरिका स्वतंत्र हुआ था। लेकिन बोस्टन टी पार्टी कब हुई, आज़ादी की लड़ाई की बुनियाद किस दिन पड़ी, ये शायद लोगों के जहन में नहीं आता है। कुछ ऐसा ही आज हिंदुस्तान की एक अदालत में होगा, जहां ये फैसला होगा कि ये जो भारत की राजनीति है इसमें कितना बदलाव आ सकता है, कांग्रेस पार्टी के भविष्य पर किस तरह का असर पड़ सकता है और देश की राजनीति में भी क्या बदलाव आ सकता है। इसकी बुनियाद आज उस वक्त पड़ेगी जब कांग्रेस की तरफ से अभिषेक मनु सिंघवी और चीमा साहब दलील देंगे ईडी के मनी लॉन्ड्रिंग केस में जो यंग इंडिया और राहुल गांधी और श्रीमती सोनिया गांधी पर चल रहा है इस वक्त, उसमें बचाव की दलीलें देंगे। क्योंकि पिछले 2 दिनों से एएसजी एसवी राजू ने साफ तौर पर कहा कि ये केस मनी लॉन्ड्रिंग का एक शानदार केस है। इसके लिए उन्होंने बुनियाद भी रखी। ये एक चार्जशीट पर हो रहा था। आखिर ऐसा कौन सा केस है, उस पर पहले हम लोग थोड़ा सा ये जान लेते हैं दर्शकों के लिए, क्योंकि यूँ तो ये बहुत ही चर्चित केस है, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग हो सकता है जिन्होंने इस पूरे केस की डिटेल्स ना जानी हो। एक छोटे से इतिहास के पन्ने में मैं चलता हूँ, उसके बाद फिर इस अदालत में आऊँगा कि आज क्या कह सकते हैं अभिषेक मनु सिंघवी और किस पर टिकाएंगे अपनी इस जानकारी को, और उसके बाद फिर हम दूसरी खबरों पर चलेंगे। लेकिन पहली खबर यह है कि आखिर ये नेशनल हेराल्ड केस है क्या। ये दरअसल केस नेशनल हेराल्ड एक अखबार के लिए 1938 में पंडित नेहरू ने स्थापित किया था। इसके चलते इसको अलग अलग राज्यों में, बीच में इंग्लिश गवर्नमेंट ने इसको बंद किया था 1942 में, जहाँ तक मुझे याद है कि उसको बंद कर दिया गया था। फिर ये शुरू हुआ कुछ साल बाद, फिर ये शुरू हुआ और आज़ादी के बाद तो इसको कांग्रेस का मुखपत्र मान लिया गया था। इसमें हिंदी का और उर्दू का दोनों का अखबार, एक नवजीवन और एक कौमी आवाज़ शुरू हुआ। और फिर ये इसको अलग अलग राज्यों में, चूंकि उस वक्त कांग्रेस की सरकार थी, इसको पटना में, लखनऊ में, पंचकुला में और दिल्ली में, ये तमाम जगह पर केंद्र सरकार और राज्य सरकारों ने ज़मीनें दी ताकि वो अखबार का पब्लिकेशंस कर सकें। ये सरकारी ज़मीनें बहुत ही थ्रो अवे प्राइस पर थी और उनको सिर्फ जनता के उस पर नाम पर दी गई थी। अब ये अखबार चलता रहा, बीच में अखबारों की दुनिया बदलती रही और आखिर में धीरे धीरे ये बंद हो गया। 2008 में वित्तीय जो इनकी समस्याएं थी, इसके कारण नेशनल हेराल्ड बंद हो गया। उसके बाद फिर शुरू हुआ कि साहब ये जो है इस अखबार में अचानक फिर बाकी तमाम सुर्खियां बंद हो गई। अचानक सुब्रमण्यम स्वामी एक दिन अदालत में पहुंचते हैं और वो कहते हैं कि साहब वित्तीय जो ये गड़बड़ी हुई है इसमें कांग्रेस के परिवार को फ़ायदा पहुंचाया गया है। यानी एजीएल जिस कंपनी ने इसको अखबार को शुरू किया था, उस कंपनी का नाम था एसोसिएटेड जनरल लिमिटेड। इसको 1937 में स्थापित किया गया था और इसमें कांग्रेस में नेहरू सहित 5000 स्वतंत्रता सेनानी के शेयर होल्डर थे। ये अखबार मैंने आपको बताया 2 शुरू करता था। और इसके बाद जब ये अखबार की शिकायत किसने की, बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी 2012 में आपराधिक शिकायत करते हैं। वो कहते हैं कि यंग इंडिया लिमिटेड बनाई गई है, उसने जो एसोसिएट जनरल लिमिटेड का अधिग्रहण किया है, उसमें धोखा है, विश्वासघात है और पैसे का लेन देन है। अब आरोप लगाया गया, जांच शुरू हो गई। क्योंकि कांग्रेस के समय में ही ये अदालत में चला गया था, तो इसलिए इसको बीजेपी से जोड़ना, जो भी लोग इस तरह से जोड़ते हैं उसका एक फैक्चुअली मिस्टेक यही है कि बीजेपी का इसमें कोई लेना देना नहीं था। सुब्रमण्यम स्वामी अपने अकेले तौर पर काम करते हैं। आज की डेट में आपने देखा होगा इससे पहले किस तरह से वो बीजेपी की ताकत के साथ पीछे खड़े होते थे और अब वो बीजेपी को, प्रधानमंत्री मोदी को किस तरह से वो उनके खिलाफ इस समय खड़े हैं। तो वो अपने तरह से काम करते हैं। राजनीतिक दुनिया में उनको अनगाइडेड मिसाइल कहा जाता है, जिसका ये पता नहीं होता कि वो किधर गिरेगी। तो अब इस पर जांच शुरू हुई, इसके बाद इसमें ईडी की जांच शुरू हुई। अब इसको लेकर चार्जशीट फाइल की गई। अब ये चार्जशीट क्या है, आपने राजनीति बहुत सुनी होगी। ये जो चार्जशीट है ये सीधे तौर के मुताबिक है कि जो एजीएल थी, यानी एसोसिएट जनरल लिमिटेड, आप समझ लें एजीएल उसको कहेंगे, उसके पास 2000 करोड़ की संपत्ति थी।
कंपनी को, जो कांग्रेस पार्टी ने, चूंकि घाटे में चल रही थी कंपनी, अखबार को चलाने की कोशिश करने के दौरान कांग्रेस ने उसको 90 करोड़ का ब्याज मुक्त लोन दिया एक अखबार को, ठीक है। फिर ये जो कंपनी है, ये 2010 में एक यंग इंडिया नाम की एक नई कंपनी बनाई गई, तब कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी राहुल गांधी थे। अब इस कंपनी में जब ये जो कंपनी बनाई गई थी, इसमें राहुल गांधी के और सोनिया गांधी के मेजॉरिटी स्टेक थे, यानी 38% थे। दोनों की कुल हिस्सेदारी यंग इंडिया लिमिटेड, याद रखिएगा, यंग इंडिया में 76% उनकी हुई। बाकी के 24% शेयर थे वो मोतीलाल वोरा और ऑस्कर फर्नांडीज के पास थे। दोनों का निधन हो गया, दोनों के शेयर ट्रांसफर हो गए। अब उसके बाद राहुल गांधी यंग इंडिया के डायरेक्टर बने। अब जो यंग इंडिया में लोग थे, वही एसोसिएट जनरल लिमिटेड में भी वही लोग शामिल थे। अब ईडी ने कहा कि जो ये एजीएल जब कर्ज चूकता करने की हालत में नहीं थी, तो उसको 90 करोड़ का लोन एक तरह से साजिश के तहत था, उसको इक्विटी यानी शेयरों में बदल दिया। यानी 90 करोड़ के लोन को उन्होंने शेयरों में बदला और उसके बाद 50 लाख रुपए में यंग इंडिया ने एजीएल को खरीद लिया। ये ईडी का आरोप है कि ये जो सारी कवायद की गई, ये अधिकार जो है एजीएल की जो 2000 करोड़ की संपत्ति है, वो यंग इंडिया को देने के लिए एक आपराधिक साजिश सोनिया, राहुल और उन लोगों ने रची है। ईडी ने इसमें सुमन दुबे और उनको भी, सेम पित्रोदा को भी इसमें आरोपी बनाया। ईडी का आरोप है कि इसके राहुल गांधी और सोनिया गांधी के फैसलों से मेजॉरिटी स्टेक होल्डर को गलत तरीके से नुकसान पहुंचा। एजीएल का जो फैसला था, एजीएल को जो ये दिया, एजीएल को जिस तरह से यंग इंडिया को दिया गया, उसमें महज 7 शेयर होल्डरों ने ये फैसला कर दिया, ये सब चीज़ें। और ईडी हवाला के तहत केस में एजीएल और यंग इंडिया की लगभग 700 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त कर चुकी है। 661 करोड़ का कहीं आता है, कहीं 700 करोड़ पर। अब इस पर जब चल रहा था, तो पिछले 2 दिन तक, चूंकि अब ये 8 तक इसमें कोर्ट से कहा गया कि इसको लगातार रोज सुनवाई होनी है। इस पर राजनीति बहुत हो चुकी थी, लिहाजा अब सुनवाई होनी। 2 जुलाई के बाद से लगातार 2 दिन तक एसडी राजू ने इस पूरे केस को क्लियर साफ तौर पर कहा। मैं उनकी कुछ बातें बता देता हूं कि उन्होंने साफ कहा कि ये एक बहुत शानदार केस है और कांग्रेस पार्टी को भी इसमें आरोपित बनाया जा सकता है। उन्होंने, कोर्ट ने ईडी से पूछा था कि जो आपने चूंकि अभी इनके पास संपत्ति है जिससे लगभग 147 करोड़ की आय हुई थी, जिसको इनको ट्रांसफ़र किया गया था, यंग इंडिया के पास है, तो उस पर भी कोर्ट ने पूछा था कि क्या इनकी विज्ञापनों से और किराए से जो आय है उसको अपराध से उत्पन्न आय माना जा सकता है। ईडी ने कहा कि हाँ, ऐसी आय प्रोसीड्स ऑफ क्राइम में रखी जाती है और इन बिंदुओं को आगे सप्लीमेंट्री चार्जशीट में शामिल करेगी, यानी इस केस की गंभीरता और बढ़ेगी। एसवी राजू ने कहा था कि यह मामला मनी लॉन्ड्रिंग का है और भविष्य में सबूत मिलते ही कांग्रेस को अब वो बनाया जाएगा। उन्होंने कहा सोनिया व राहुल ही एजीएल की संपत्तियों पर नियंत्रण रखते हैं, यंग इंडिया को इनके नियंत्रण में इसीलिए लाया गया था। ईडी का कहना है कि एजीएल की 99% हिस्सेदारी यंग इंडिया को सौंपने का सिर्फ 7 लोगों ने फैसला लिया था, जिसमें कि सोनिया, राहुल शामिल थे। जो बाकी 1089 यानी 1089 शेयर धारक हैं, उनको हिस्से में नहीं लिया था। और जो असली शेयर धारक हैं, उनकी पूरी जो उनकी शेयर कैपिटल थी वो 70% से घट के 2% रह गई और बाकी सारी चली गई, ट्रांसफ़र हो गई इन पर। और इसमें सीधा कहा गया, ये विशाल गोग ने, जो चूंकि राउज एवेन्यू कोर्ट में चल रहा है, ईडी ने दलील दी थी कि जब यंग इंडिया के पास पैसे नहीं थे, तब कोलकाता की एक शेल कंपनी से 1 करोड़ का लोन लिया गया, जबकि यंग इंडिया की बैलेंस शीट नेगेटिव थी। ये राशि सोनिया और राहुल गांधी के सामने आने के बाद ही स्थानांतरित की गई। बिना टेंडर या वैध प्रक्रिया के 2000 करोड़ की संपत्ति सिर्फ 50 लाख रुपए में ट्रांसफर कर दी गई। ये पूरा केस था। ईडी की जांच में सामने आया था कि 2017-18 से 2020-21 तक एजीएल को 29.45 करोड़ का विज्ञापन राजस्व प्राप्त हुआ, जिसमें से 15 करोड़ 86 कांग्रेस से जुड़ी हुई संस्थाओं से आया था। और जो सुमन दुबे है, जो इसमें एक और आरोपित हैं, उन्होंने जो है अपने शेयर सोनिया गांधी को ट्रांसफ़र किया, ऑस्कर फर्नांडीज ने राहुल को ट्रांसफ़र किया और राहुल ने वापस फिर कर दिया ऑस्कर को।
तो ये सब फर्जी लेन देन के आरोप में आते हैं। अब कांग्रेस आज जब बहस शुरू करेगी तब ये होगा, ये पता चलेगा कि क्या आज की बहस कोर्ट को ये कन्विंस कर सकती है कि जी इसमें कोई लेन देन नहीं हुआ है, क्योंकि इसमें 3 से 7 साल की सजा है। और आप जानते हैं कि जैसे ही सजा होती है, दोनों हैं उसमें, तो आप ये समझ सकते हैं कि कांग्रेस का भविष्य फिर क्या होगा। एक स्थिति आप मान के चलिए कि अदालत अगर ये फैसला ले लेती है और आज की जो अभिषेक मनु सिंघवी की बहस है वो कन्विंस नहीं कर पाती है अदालत को, तो फैसला अगर खिलाफ आता है तो आप ये देखेंगे कि कांग्रेस के एक बड़े राजनीतिक पटल से एक तो सजा होती है और सजा के बाद फिर आगे चुनाव लड़ने के लिए जो अयोग्यता होगी उससे कांग्रेस का पूरा भविष्य बदल सकता है। ये भी हो सकता है कि इनको बरी कर दिया जाए, उस वक्त के बाद फिर कांग्रेस अपने इस दावे के साथ सड़कों पर उतर जाएगी, जो उन्होंने उस समय भी किया था जब इनको अदालत में पहली बार पेश होना पड़ा था। तो आपको मालूम है कि इतने बड़े फैन फेयर के साथ सड़कों पर कांग्रेस के तमाम लोग एक बड़ा जुलूस दिखाते और बाकायदा वो कार से निकलकर अदालत में पैदल जाते हुए, ताकि ये दिखाया जा सके इस देश को कि वो बीजेपी कांग्रेस से नहीं डरती, कांग्रेस जो है बीजेपी से नहीं डरती, और सोनिया गांधी, राहुल गांधी ये बेखौफ और नीडर लीडर हैं। तो लेकिन ये तो एक राजनीतिक दांव पेच है, बात तो अदालत में फैसले की है। ये कांग्रेस का कहना ये है कि पूरा केस राजनीति से प्रेरित है, जानबूझ के गांधी परिवार को परेशान करने के लिए हवाला के तहत ये केस दर्ज किया गया है। अभिषेक मनु सिंघवी की जो पहली दलील है, याद होगा जब ये चार्जशीट फाइल हो रही थी, सुप्रीम कोर्ट तक केस जाता रहा इस पर अलग अलग मसले में, ऊपर से नीचे तक, यानी ट्रायल शुरू होने से पहले इस पर तमाम जो अदालती दांव पेच है वो खेले जा चुके हैं। उसमें उन्होंने कहा था अभिषेक मनु सिंघवी ने कि इस केस में ना तो पैसे का लेन देन हुआ, ना ही संपत्ति इधर से उधर हुई है, और सरकार ने हवाला के तहत जांच कर दी। उन्होंने कहा नेशनल हेराल्ड के प्रबंधन के लिए नॉन फॉर प्रॉफिट कंपनी बनाई गई, जहां कोई डिविडेंड नहीं दिए जा सकते, ना ही कोई वाणिज्यिक लेन देन हो सकता है। सोनिया गांधी और गांधी परिवार के अन्य सदस्यों और दिवंगत मोतीलाल वोरा के साथ मिलकर एक कंपनी बनाने के मसले को हवाला का मामला बना दिया है। तो ये एक बड़ा बहुत ही मुश्किल सा आज पेचीदा भरा दिन है, क्योंकि इस पर बहुत बात भी हो रही थी और मैंने इस पर अभी तक आप लोगों से चर्चा भी नहीं की थी, क्योंकि मुझे लग रहा था कि ये केस इस तरह का है जो हम देख रहे हैं लगातार, आखिर इसका फैसला क्या होगा। फिर मुझे लगा कि आज का दिन तो बेहद अहम दिन है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें इस केस में हो सकती हैं। आज का दिन अभिषेक मनु सिंघवी को सुनने का दिन है, दिखेगा कि वो किस तरह से इस परेशानियों से बाहर निकाल पाते हैं, क्योंकि कांग्रेस लगातार अब परेशानियों में घिस रही है। कभी इस देश की एकमात्र पार्टी होने का दावा करने वाली पार्टी अब महज 3 राज्यों में सिमट गई है, और जिसमें से कर्नाटक को लेकर हम लोग रोज़ राजनीतिक बातचीत भी कर रहे हैं। उसमें एक और अपडेट मैं आपको दे देता हूं, चूँकि कल जिस तरह से हम लोगों ने बताया था कि जिस तरह से थप्पड़ मारने की कोशिश एक मुख्यमंत्री ने की थी, आखिर उसने किस तरह से जो 14 जून को अपने वीआरएस के लिए एक लेटर लिखा, अनुमति मांगी थी, इस्तीफा तो दे चुके थे वो एएसपी, तो उसके बाद अब ये हुआ है कि जो एक बैकडोर बनाने की कोशिश थी, चूँकि ये राजनीति सड़क पर आ रही थी और इससे सरकारी कर्मचारियों के अंदर बहुत ज़बरदस्त वो हो सकता था विरोध, तो उन्होंने तैयार कर लिया है, चूँकि अलग से मिले, और अब ये माना जा रहा है कि वो अपना जो पुलिस अधिकारी है अपना इस्तीफ़ा शायद वापस ले लें। उन्होंने बातचीत को बहुत एमिकेबली किया, तो ये डेवलपमेंट है, क्योंकि मुझे लगता है हर स्टोरी का डेवलपमेंट भी आपको बताया जाना चाहिए। इसके साथ साथ अगर मैं ये कहूँ कि एक और सिद्धारमैया का बयान बड़ा इंटरेस्टिंग है। हासन जिले में 20 लोगों की मौत हुई 1 महीने के अंदर हार्ट अटैक से, अलग अलग। हासन जिला मंडिया उसमें बिल्कुल बराबर में है, जहाँ से आप जानते हैं देवेगौड़ा आते हैं, और बहुत ही बड़ा प्रभावशाली इलाका है। तो उसके बाद तुरंत सिद्धारमैया ऐसा कोई मौका नहीं छोड़ना चाहते, या कांग्रेस, जिन्होंने इस पूरे वैक्सीन वॉर को एक बीजेपी की वैक्सीन बनाने की कोशिश ना हुई। करोड़ों लोगों की जान बची, दुनिया के इतने देशों को एक्सपोर्ट की गई, मैत्री माध्यम से इतने लोगों को, आज तक किसी देश ने भारत से ये शिकायत नहीं की। लेकिन भारत के विपक्षी पार्टियों को लगता है कि राजनीति आदमियों की जान और लोगों के उनके परिवारों की बर्बादी पर भी की जा सकती है, क्योंकि ये आज तक किसी साइंटिफिक उसमें प्रूव नहीं हुआ कि इनसे कोई हार्ट अटैक का रिश्ता, किसी को भी आ सकता है, हार्ट अटैक किसी को भी आ सकता है। और अभी इस पर एक बड़ी स्टडी आई है, मैं उस पर भी सोच रहा था, लेकिन चूंकि खबरें आम खबरें उस तरह से आ गई थी, कल पूरे परसों उस तरह की स्टडी पूरी आई थी, जिसमें उन्होंने जो आईसीएमआर भारत की जो एजेंसीज़ हैं उन्होंने इस पर रिसर्च किया और ये देखा कि इनका कोई रिश्ता
वैक्सीन से नहीं मिलता है, जो अभी हार्ट अटैक हुए हैं, और एम्स में भी चल रही है, कंटिन्यू स्टडी की जा रही है। लेकिन कांग्रेस को ये आदत है, और अब सिद्धारमैया को जब ये डिटेल्ड रिपोर्ट आ गई तो उसके बाद फिर वापसी की, उसमें भी उन्होंने इफ एंड बट लगा के कहा कि साहब माफ़ी मांगते हुए वो माफ़ी ऐसे अंदाज में मांगी गई कि आपको समझना है समझ लो, हमने जो कहा था वो कह दिया। तो वो चल रहा है। अब हम लोग आगे की तरफ चलते हैं कि कांग्रेस के इस समय चल रहा है, और आज का दिन तो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। लेकिन एक चीज़ अब कांवड़ का मुजफ्फरनगर में शुरू हो गया है, कांवड़ आनी है। आपको मालूम है लगभग 3-4 करोड़ लोग कांवड़ियों में आते हैं। तो विपक्षी पार्टियां इसको बहुत बड़े मौके के तौर पर लेती हैं, क्योंकि उनको लगता है कि ये सारे कांवड़िए जो है बीजेपी के वोटर होते हैं। तो लिहाजा वो इन कांवड़ियों को और कांवड़ियों के बहाने पूरी आस्था को ही वो करने में जुट जाते हैं। ये 3 से 4 करोड़ लोगों की भीड़ जो हरिद्वार जाती है, अलग अलग हिस्सों से जाती है, क्योंकि अलग अलग जगह पर देश में अलग अलग जगह कांवड़ होती हैं। लेकिन इधर की तरफ कांवड़ यात्रा को एक लोक जीवन का हिस्सा मान लिया गया। तो विपक्षी नेता उस पर कोई भी हमला करने का मौका छोड़ते नहीं हैं। अभी आपको मालूम होगा कि पिछले साल ये सरकार ने कहा था, क्योंकि आप इस पूरे वेस्टर्न यूपी में सबसे ज़्यादा इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, जो खाने में थूक रहे हैं, जूस में मिला रहे हैं, और इन सब में खास तौर से आपने देखा होगा मुस्लिम लोगों का नाम आता है। उन सब में जितनी भी केसेस आपने देखे, एक आध में, चूँकि वो मैंने पढ़ा नहीं है, लेकिन मैं फिर भी इसलिए, क्योंकि कोई आदमी ये ज़बान पकड़ के ना बैठ जाए कि साहब आपने कहा था, एक भी नहीं। तो अगर मैं जितनी मेरी जानकारी में, उन सारे केसेस में जो थूकने वाले, जूस में थूकने वाले, रोटियों पे थूकने वाले, वो तमाम लोग मुस्लिम्स मिले। कुछ लोगों केसेस में जो नॉनवेज भी वेज खानों में मिलने की शिकायतें आनी शुरू हुई, या वो उनको जैसे भी खबरों को आप जोड़ लें। तो उसके बाद पिछले साल ये कहा गया कि जो दुकानें हैं, जो दुकानदार हैं, वो सब अपने बाहर नाम ओरिजिनल जो मालिक है उसका लगाएंगे, जो आपके यहाँ स्टाफ है उसका भी पूरा नाम आप देंगे, ताकि खाने वाले को ये पता रहे कि वो कहाँ खा रहा है। ये वेल एक्सेप्टेड नॉर्म है, इसमें कोई वो नहीं है। हालांकि इस तरह की कोई कोशिशें पहले कभी नहीं हुई है, तो सदियों से चल रही है यात्रा, लेकिन इसलिए की गई क्योंकि इसके बाद तनाव होने लगा था। तो किसी भी सरकार को, ये फूड एंड सेफ्टी डिपार्टमेंट को, ये है कि वो इस पर कर सकता है कि इसको ये लगाया जाए। लेकिन ये केस याद होगा आपको, सुप्रीम कोर्ट में एक पूरा इकोसिस्टम पहुँच गया, पूरा हल्ला करते हुए सब वहाँ पहुँच गया कि इससे तो आपने एक मुसलमान को पूरा रोक दिया है, और पूरा उनकी आज़ादी और तमाम चीज़ों पर हल्ला हुआ। अब ये जो है केस वहाँ हो गया, चलिए ठीक है। इस बार अभी शुरुआत से पहले हिंदू संगठनों में, जिसमें एक स्वामी यशवीर हैं जो बगरा में हैं, जो घर वापसी प्रोग्राम चलाते हैं। इसके अलावा शिवसेना और दूसरे दल हैं। अब शिवसेना तो महाराष्ट्र में जो हिंदी वालों को ही मार रही है, जो उनको थप्पड़ मार मार के उनको हिंदी याद करा रही है। एक दूसरे उसके कुछ छूट सेनाएं या उसके नाम से कुछ लोग होंगे ज़रूर, लेकिन मैं उनको इनके साथ नहीं जोड़ रहा हूँ। तो क्योंकि कल तो उद्धव सेना ने भी मारा है, उसके एमपी ने भी, तो उनका यही काम है। अब आप यहाँ सोचिए, जो शिवसेना यहाँ होंगी उससे उनका क्या रिश्ता होगा मुझे मालूम नहीं, उन पॉलिटिकल पार्टी की मूल शाखा से। लेकिन उन्होंने फिर ये शुरू किया कि वो ये देख सकें कि आखिर इस यात्रा पे फिर कोई ऐसा हल्ला ना हो सकता है, उसमें उनका पॉलिटिकल मोटिव हो। लेकिन एक मेजर बात यह है कि क्या, तो आपको ये हैरानी होगी कि पंडित ढाबा नाम से एक विरोध शुरू हुआ। आपने देखा उसमें एफआईआर भी, कुछ लोग पहुंचे, उन्होंने पैंट उतरवा के चेक करने की कोशिश की। ये इसको फिर बहुत सारे जो मुस्लिम नेता हैं उन्होंने इसको जोड़ना शुरू किया पहलगाम जैसी टाइप घटना से, जिसमें आतंकी घटना थी। आप ये सोचिए कैसे घटनाओं की गंभीरता को कम करके जैसे आरएसएस को आईएसआईएस के बराबर किया जाता है। आपने देखा होगा ये सब एक जो फॉल्स इक्विवेलेंस है, इसका पॉलिटिकल पार्टीज़ों ने, खासतौर से वामपंथियों ने इसमें बड़ी महारत हासिल की। इस देश में बहुत कुछ इस तरह से घटा। तो अब ये पहले घटना पर आते हैं, फिर इसमें उन्होंने एक पंडित ढाबा पर गए। पंडित ढाबा पे किसी ने बताया था कि ये नाम जो है एक मुस्लिम ढाबे वाले ने रखा हुआ है। तो उस पर वहाँ पर महावीर जो उनके थे, माफ़ कीजिए, यशवीर स्वामी के लोग पहुँचते हैं, वो उससे पूछते हैं जो वहाँ है कि ये तुम्हारा क्या नाम है। तो वो आदमी गोपाल बताता है। तो वो उसकी पेंट उतरवाने की कोशिश करने की बात हुई, लेकिन पता चला कि उसका असली नाम पता चल गया कि वो तहम्मुल है। उसने साहब तहम्मुल मान लिया कि उसका नाम है, लेकिन गोपाल उसने बताया था, ये मान चुका कि उसने बताया गोपाल ही था वहाँ, और सबको एस्टेब्लिश करने की कोशिश की वो गोपाल है। तो फिर उन्होंने मैनेजर को पूछा, मैनेजर ने वहाँ बताया, और फिर एक महिला आ जाती है दीक्षा शर्मा की ये होटल उनका है।
ये सब। लेकिन जैसे ही कागज चेक किए पता चला कि वो तो सनौवर राठौड़ का होटल है, यानी मुस्लिम होटल है जिसका नाम पंडित होटल लिखा हुआ है। और आप जाते हैं, बहुत सारे लोग जाते हैं वहाँ, चाय वाय पीते हैं, तमाम लोग पहुँचते हैं। और उसके बाद उन्होंने ये कोशिश की कि जो मैनेजर है वहाँ नौकरी करने के लिए उन्होंने लोग भी तैयार कर लिए। देखिए ये डमी भी तैयार की जाती है कि कुछ पैसे दो उनको, तो उन्होंने अपने मतलब ये देखिए कि इसको कैसे आप सीधे तौर पर कह सकते हैं, मतलब हिंदू मुस्लिम नहीं किया जाए तो भी ये कैसे कहा जा सकता है कि कोई शख्स इतनी साजिशन तैयार करेगा कि वो जो आप वो देते हैं जिससे यूपीआई पेमेंट देते हैं उसकी आईडी आप उसके नाम से तैयार करा दें, वो करा दें और ऑनरशिप आपकी रहे मुस्लिम्स। तो ये जो है वहाँ सनौवर राठौर का जो होटल था, ये पंडित होटल, खैर ये अभी तो बंद हो गया है। ये 28 जून को घटना हुई थी। ये लोग यशवीर महाराज समर्थकों के साथ ढाबे की नेम प्लेट और असली मालिक की पहचान करने गए थे। उन्होंने अपना नाम जब कार्यकर्ताओं ने पूछा था तो उसने कर्मी ने कहा गोपाल। फिर उसने आरोप लगाया कि कुछ लोगों ने उसकी पैंट उतारने का प्रयास किया गया। ये नहीं हुआ कि उन्हें ये प्रयास हुआ, जबकि उन्होंने कहा ये बेबुनियाद है, हम ये मान चुके थे कि ये जानते थे कि ये आदमी मुस्लिम है। लिहाजा उसका नाम बताने के बाद ये बातचीत में गर्मा गर्मी में किसी ने कहा कि इस तरह करो, ये उनका पक्ष है। तो फिर पुलिस ने खैर इसमें सीओ ने नोटिस भी दिया है दर्जनों को, आधा दर्जन कार्यकर्ताओं को। अब जो पंडित ढाबा है फिर उसके संचालकों और कर्मचारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ, तो वो अब बंद है। आज की डेट में कांवड़ मार्ग पर पंडित वैष्णो ढाबा फिलहाल बंद कर दिया गया है। वो अभी ये बोर्ड चेक कर रहे हैं कि अपनी असली पहचान और नाम लगाकर वो। अब ये कहानी इसलिए शुरू होती है, अगर मैं ये कहूँ कि आप ये देखेंगे इसी इलाके में, ये वो इलाका है जहाँ पहचान को लेकर बहुत सारे केस चलते हैं, बहुत लड़ाई होती है मस्जिद के आसपास से जाने पर, या फिर जुलूस में रंग फेंक देने पर, या दीवारों पर रंग गिर जाने से, या डीजे पर भजन बजने से। कई सारी घटनाएं आपने सुनी होंगी। लेकिन इस इलाके पे 3 घटनाएं आपको ऐसी ज़रूर दिखाई देंगी, कुछ घटनाएं ऐसी दिखाई देंगी जिसमें कि वो अपनी पहचान छिपाना चाहते हैं और उसको लेकर कभी भी कोई धर्मगुरु साफ तौर पर सामने नहीं आते हैं। क्योंकि आप जब लिखते हैं सगी ढाबा तमाम चीज़ें, तो कोई जिसको लेना है वो तो लेगा। लेकिन जैसे ही आप कमल ढाबा लिखते हैं तो क्या कोई आदमी जिसको जो ये चाहता है कि वो अपने आचार विचार या खाने में एक खास किस्म का वो रखे। बहुत सारे लोग हैं, हम में से बहुत सारे लोग हैं जो बाहर नहीं खाते हैं या कोई खास किस्म का खाना नहीं खाते, तो ये आपकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता से जुड़ा हुआ। इसमें मैं आपके रोजगार के अधिकार का वायलेशन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये सबसे बड़ी बात है। जैसे सपोज कीजिए आप महाराजा, आप किसी मुस्लिम से उम्मीद कीजिए कि वो महाराजा मीट शॉप से जाके मीट ले लेगा बिना ये जाने कि वो हलाल या नहीं, वो पूछेगा भी नहीं। और अगर वो कभी दिया गया, ऐसी बहुत सारी घटनाएं आप ढूंढ सकते हैं जिसमें इस तरह की मारपीट हुई होगी कि क्या वो हलाल का खाना नहीं है। अभी सब चीज़ें तो हलाल की हैं, मतलब जिन चीज़ों का कोई हलाल से रिश्ता नहीं है वो भी हलाल की है। पहले हलाल तो खाने को लेकर था, लेकिन अब तो पहनने से लेकर तमाम चीज़ों पर है। लेकिन यही आप अधिकार किसी दूसरे को नहीं देना चाहते, तब आपको लगता है कि नहीं। अब इसी बेंच में टिकैत साहब तो हर किसी मसले में कूदते हैं, तो उसने तो एक बड़ा ही अच्छा बयान दे दिया। नरेश टिकैत है और वो उनको लगता है कि वो पूरी दुनिया में ट्रंप के बाद या ट्रंप से पहले उनका जो है एक फैक्ट्री थी जहाँ सब सारे वो किए जाते थे, सारे मसले हल किए जाते थे, घर से लेकर अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं तक, यूक्रेन से रूस के युद्ध तक के फैसले वहाँ अपनी वो उसमें कर देते हैं मकान पर बैठ के। तो उन्होंने कहा था वो जो मुस्लिम नाम रखना उनका हिंदुओं के प्रति श्रद्धा है। बहुत सारे लोगों का सवाल उसमें आता है ट्वीट में या उसमें सब में, हो सकता है कि पूछ लेंगे साहब थूक के खाना भी वो जो है थूक में खाना रोटी में, या वो भी श्रद्धा का प्रतीक है क्या। दरअसल ऐसे बहुत सारी चीज़ें जो सिर्फ आप एक नाम के लिए दिखाते हैं कि आप बहुत सारे मॉडर्न हैं, आप बहुत सारी चीज़ें या सांप्रदायिक, ये जैसे ही आप उनका किसी राजनीतिक दल के साथ गठबंधन देखते हैं तो फिर वो अपनी आत्मा के नाम पर वोट करने लगते हैं या राम के नाम पर वोट डालने लगते हैं, बशर्ते आपका उनके साथ वो नाम लेने से फ़ायदा थोड़ा हो रहा हो। तो ये जो दूसरी चीज़ें आप देखिए कि लव जो जितना ज़्यादा शादियाँ या जितनी ज़्यादा लड़कियों के साथ वहाँ हिंदू लड़कियों के साथ शादी हुई, उसमें से 90%, और इस फैक्ट पे कभी डिनाई नहीं हुआ, मतलब ये भी नहीं कि भाई कोई ये आरोप है, इस फैक्ट पे कभी डिनायल नहीं किया उन लोगों ने या अदालत में भी कि वो हिंदू नाम रख कर मिले।
मतलब टोपी को लेकर कि इस पर छेड़छाड़ हुई साहब मेरे पर, मैं बल्कि एक बीबीसी की वो देख रहा था, बहुत ही खतरनाक जहरीली एक वीडियो थी, वो थी स्टोरीज, जिसमें उन्होंने ये बताया था कि साहब वो बच्चे कह रहे साहब वो मस्जिद टूट गई, अब तो हम तेरी मस्जिद तोड़ देंगे, कि भारत में मुसलमान कैसे रहते हैं। क्या कोई आदमी आपको दिखता है इधर, आप जब इलाके में चले जाते हैं आपको समझ में नहीं आता कि किस तरह दिखता है, पहचान नहीं दिखाई देती, आप उसको नहीं देखते कि स्पेशली अपनी पहचान बताने की वो कोशिश करते हैं, हर बात स्पेसिफिकली कोशिश करते हैं, कोई ऐसी चीज नहीं है। मतलब पजामा भी ऊंचा ही पहनना है, मैं ये नहीं कह रहा कोई मेरा, आप ये समझिए कि मैं इसको किसी हिंदू मुस्लिम एंगल से नहीं कह रहा, मैं इसको एक पत्रकार के तौर पर उस इलाके को पहचान की बात कर रहा हूं कि ये कैसे गड़बड़ दिखती है, क्योंकि तब आप स्पेसिफिकली अपनी पहचान बाकायदा जाहिर करते हैं और इम्पोज करते हैं कि तुम मस्जिद में नहीं जाते, तबलीगी वाले घर जाएंगे, उनको लेके जाएंगे। लेकिन यही जब वही लड़के जब किसी हिंदू लड़की से दोस्ती करते हैं तो वो अपना नाम हिंदू रख लेते हैं। उनको ये भरोसा नहीं होता कि मौसम खान से उनकी वो दोस्ती कर सकती है क्या नहीं दीक्षा, वो तब नहीं होता, फिर वो कन्वर्जन का दौर चलता है। तो यही लड़ाई फिर शुरू हो जाती है लव जिहाद की। ये फिर लोगों के अंदर शक का बीज बोती है कि अगर आप किसी रिश्ते की शुरुआत करना चाहते हैं तो उसकी बुनियाद में धोखा रखते हैं, क्योंकि जिस धर्म के नाम पर आप लड़ रहे हैं, कत्ल कर रहे हैं, जिसमें आपके बम फोड़ रहे हैं पूरी दुनिया में, आपको आप देखिए कि माली में कल हिंदुस्तान के 3 लोगों को उठा लिया, ISIS का जो अलकायदा का एक वहाँ का नुसरा वो फ्रंट अल मुसलमीन करके एक पूरा फ्रंट है, वहाँ उसने हिंदुस्तानियों को बंदी बनाया हुआ और भारत सरकार बात कर रही है। अब हो सकता है उसमें पैसे दे के छूटे, माली में ये हुआ, तो पूरी दुनिया में तो आप ये करते हैं। लेकिन जब आप प्रेम की तरफ जाते हैं या किसी गैर धर्म की लड़की को जब बात करना चाहते हैं तब आपको उसमें नाम छुपाना पड़ता है। ये क्या मसला है? जब आप खाने का ईटरी बनाते हैं, अपने इलाके में बनाते हैं, तो आपको कोई नाम कॉमन पसंद नहीं है। लेकिन जैसे ही आप वहां करेंगे तो आपको राइट चाहिए कि नहीं साहब मैं तो ये भी लिख सकता हूं विष्णु भगवान या फलाया, तो उसका वायलेशन क्यों नहीं होगा? उस आदमी का वायलेशन क्यों नहीं होगा जो आदमी वहां खा रहा है? और ऐसे समय में जब इतना सेंसिटिव मामला होता है, पिछली बार भी हुआ, क्या दिक्कत है? क्यों ऐसा लगता है? दरअसल ये वो सवाल हैं जिनका सामना कोई भी करना नहीं चाहता, और ये वो धोखा दिखता है जब लोग इस पर बात करते हैं। तो मुझे लगता है कि इन लोगों को ये लगने लगता है कि अगर हम इस पर, खैर मैं इस पर और भी बढ़ा, लेकिन ये चूंकि कांवड़ का मामला अब बहुत बड़ा होने जा रहा है, क्योंकि अब कांवड़ चलेगी, इस पर राजनीति होगी, क्योंकि बिहार का चुनाव है। कांवड़ का हर एक जो बयान विवाद बिहार के एक एक वोट से जुड़ जाएगा, ये पूरा चुनाव होगा। इसीलिए आपने देखा होगा कि लगातार सब ये कोशिश करते हैं। एक और मैं आपको बता दूं, चूंकि खबर को हम लोग लंबा नहीं करेंगे, बहुत लंबा हो गया। संभल की जामा मस्जिद में नमाज पर रोक की मांग के लिए एक याचिका दायर हुई है, जो संभल की जो हरिहर मंदिर के नाम पर जिसको कहा जा रहा है, चूंकि वो ASI प्रोटेक्टेड मोन्यूमेंट्स भी है और वहाँ आप सेलेक्टेड दिन पर ये ASI तय करता है कि कब है। लेकिन चूंकि उसमें तो पांचों समय में होता है, उसमें तो सब लोग जाते हैं, तो उसमें मस्जिद को सील करने, निगरानी में रखने की मांग को लेकर ये याचिका दायर हुई है। और असल में जो चूंकि ये विवाद शुरू हो गया था 19 नवंबर 2023 को, जब 8 हिंदू याचिकाकर्ताओं ने अदालत में दावा किया था कि ये मस्जिद जो है शाही जामा मस्जिद असल में हरिहर मंदिर है। उसी दिन अदालत के आदेश पर सर्वे हुआ था और 24 नवंबर को दूसरा, जिसमें दूसरे दिन हिंसा हुई थी। आपको मालूम है 4 लोगों की मौत हुई थी, 29 पुलिसकर्मी घायल हुए थे। उसके बाद कई सारे लोगों के खिलाफ 2750 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज है। अब तक 96 लोग जेल जा चुके हैं। हाई कोर्ट्स में चल रहा है। ट्रायल कोर्ट के फैसले को हाई कोर्ट ने बरकरार रखा था, जो सर्वे था। तो मुझे लगता है वो कार्रवाई चल रही, लेकिन अब इसमें एक नई याचिका दायर कर दी। कोई सिमरन गुप्ता है, राष्ट्रीय अध्यक्ष हिंदू शक्ति दल के हैं, उन्होंने बृहस्पतिवार को सीनियर डिवीजन आदित्य सिंह की अदालत में याचिका दायर की है और 21 जुलाई को इस पर सुनवाई होगी कि संभल जामा मस्जिद विवादित स्थल है, जहां इसके बावजूद वहां नमाज अदा की जा रही है, इस पर रोक लगाई जानी चाहिए और याचिका में मस्जिद को सील करना चाहिए। अब ये तो देखना होगा कि अदालत इस पर क्या फैसला देती है, लेकिन ये हिस्सा मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि इस समय ज़रूरी है कि बहुत चीज़ें क्लियर हों और ख़ासतौर से उन लोगों को साफ करने की ज़रूरत है जो हर एक जगह पर अपना रुख बदलकर अपने फ़ायदे के लिए और दूसरे को न केवल अपमानित करना, उसको नुकसान पहुंचाने की भावना भी रहती है। और एक जगह पर आपकी धर्मनिरपेक्षता आ जाती है और दूसरी जगह पर आप कट्टर अपनी पहचान उजागर करना और दूसरी जगह आप अपनी पहचान को कट्टर तरीके से छिपाने में जुट जाते हैं। इससे दिक्कतें पेश होती हैं। इसके अलावा
मैं आखिर में यही कहूँगा कि एक घटना हुई है धीरेन्द्र शास्त्री बागेश्वर धाम में। चूँकि अगले 15 दिन अब ये रहेंगे, लगभग 15 तक मैं ये कहूँगा कि गुरु पूर्णिमा तक, जब तक तमाम जगह पर गुरु जितने भी गुरु हैं उनके यहाँ तक आप देखेंगे जाते वक्त बहुत बड़ी भीड़ होगी। हालांकि जो बागेश्वर जो धाम है वहाँ इस जो उनका बहुत धूमधाम से को उनके जितने भी अनुयायी पहुँचते हैं, धार्मिक अनुयायी वहाँ पहुँचते हैं और वो विशाल संख्या होती है। वहाँ स्पेशल इंतज़ाम भी किए गए थे। ये चूँकि एक हादसा, एक नेचुरल उसको उन्होंने कहा है कि एक हो गया, क्योंकि बहुत तेज़ आंधी और तमाम के साथ एक टीन शेड उखड़ के उसमें से एक आदमी के वो घुस जाता है, उसका आयरन एंगल। और उस पर आज सब जगह पर उन्होंने बड़े ये माना कि उन्होंने अपने तमाम प्रोग्राम उस तरह से रद्द कर दिए और बड़े ही सादे तौर पर सिर्फ हनुमान कथा वहाँ उनकी पूजा करने का किया गया है, वो किया है। हालांकि अभी पुलिस ने जांच वाँच की, कोई एफआईआर इसमें नहीं हुई है, इसको नेचुरल आपदा के तौर पर माना गया है। लेकिन अब इस वक्त मेरा यही कहना है कि अगले 5 से 7 दिन तक अलग अलग गुरुओं के आश्रम में बहुत बड़ी भीड़ होगी, तो प्रशासन को भी ये ध्यान रखना चाहिए कि वो किसी तरह की हो। हालांकि सब लोग कोशिश करते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि आम आदमी को भी अपनी जिम्मेदारियों का एहसास हो, ताकि वो ध्यान रखे कि भीड़ को किस तरह से, भीड़ में कैसे जाना है और भीड़ में अगर अव्यवस्था होती है तो उस वक्त कैसे होना, ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हमारे देश में ये सबक अभी तक हम सीख नहीं पाए हैं। बड़े बड़े हादसे हम अक्सर इस तरह के आयोजनों पे देखते हैं। तो मेरा सबसे अनुरोध है कि अपनी आस्था के साथ साथ अपनी सेफ्टी का भी ख्याल रखें और तमाम लोग सुकून से रहें और गुरु पूर्णिमा तक अच्छे से अपनी आस्थाओं को और अपने गुरुओं के प्रति अपने श्रद्धा को अंजाम देके सुरक्षित अपने घर लौटें। वही कांवड़ के वक्त भी मेरी अपील रहती है। हम लोग इस तरह के चैनल प्रोग्राम किया करते थे कि आपको वापस लौटना है, घर जाना है, तो इसीलिए बाइकों पर इतनी तेज़ नहीं जाना है, हूटर्स नहीं बजाने, एक्सीडेंट नहीं होना चाहिए। तो ये हमारी ज़िंदगी में आना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको अच्छा लगा तो आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और रीच बढ़ाने में हमारी मदद कीजिए। नमस्कार।